हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे DSSB PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का, और ये पार्ट 20 है। इससे पहले मैं 19 पार्ट्स आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है। एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिटेल में डिस्कस करती हूँ आपके साथ, ताकि उसके आगे पीछे के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, आपको वो क्लियर हो जाए, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना अगर दोबारा भी एग्जाम में, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। DSSB के साथ साथ ये सीरीज PGT कॉमर्स के सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉमर्स से रिलेटेड, या फिर NVS या KVS की, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं वो हम कॉमर्स के ही डिस्कस करते हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर DSSB का है, लेकिन बाकी आपका कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम है ना, उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस कर लो बेल आइकन को, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एज यू नो कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है यहाँ पे, तो फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी ये 101 क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुकी हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बोला है कि एक मैन का कंट्रोल जो होता है वो बेस्ट होता है वर्ल्ड के अंदर। इज अ स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट किसकी है? हैने की, किम्बल एंड किम्बल की, विलियम आर बेसेट की, या फिर FW टेलर की। तो वीडियो को पॉज करके आपको इसका आंसर सोचना है, फिर यहाँ से आंसर को मैच करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे, वन मैन वन कंट्रोल, यहाँ पे ये बात की जा रही है सोल प्रोप्राइटरशिप की। जैसे कि आपको पता होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन ओनर होता है और एक ही पर्सन का वहाँ पर कंट्रोल होता है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप जितने भी ये देखोगे, हैने, किम्बल एंड किम्बल या फिर विलियम आर बेसेट, ये सोल प्रोप्राइटरशिप से ही रिलेटेड है। इन सभी ही ने डेफिनेशन दी है सोल प्रोप्राइटरशिप की, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये अपनी डेफिनेशन में दी है विलियम आर बेसेट ने, और ये इन्हीं की स्टेटमेंट है। इनका ऐसा मानना है कि वन मैन कंट्रोल जो होता है वो बेस्ट होता है वर्ल्ड में। ओके, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा विलियम आर बेसेट। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला है कि वन मैन कंट्रोल जो होता है बेस्ट तो होता है वर्ल्ड के अंदर, इफ दैट वन मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग। लेकिन वो मैन इतना इनफ होना चाहिए कि वो मैनेज कर ले हर चीज़ को। एज वी नो के हर कोई बंदा उतना कैपेबल नहीं होता, या हर पर्सन हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वही बोलते हैं कि बिजनेस इतना स्मॉल हो के एक ही पर्सन उसको एक्चुअल में मैनेज कर पाए, उसको सुपरवाइज कर पाए हर चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इन्होंने अपनी बुक में कहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न बिजनेस, ये बुक थी इनकी विलियम आर बेसेट की, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। फिर यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में भी बोला गया है थोड़ा सा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड है ना, कि ये सबसे ईजिएस्ट फ्री फॉर्म होती है किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें नहीं करनी पड़ती। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। इनमें से कौन सा बिजनेस एथिक्स का प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शंस आर प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, या फिर प्रिंसिपल ऑफ डिसैटिस्फैक्शन। तो अगेन आपको पहले इसका आंसर बताना है, फिर यहाँ से आंसर को मैच करना है। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर बताइए फटाफट से। तो आप ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पूछा गया है नॉट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, राइट। और जब आप ऊपर के 3 ऑप्शंस को देखते हो ना, तो ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं बिजनेस एथिक्स से, लेकिन ऐसा कोई एथिक्स नहीं होता कि आपको किसी को डिससेटिस्फैक्शन करना है या खुद को डिससेटिस्फाई रखना है। ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं होता बिजनेस में या किसी भी एथिक्स में, राइट। तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली एथिक्स का मतलब क्या होता है, या बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए राइट और रॉन्ग की। अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो राइट है या रॉन्ग है, तो उसको हम एथिक्स बोलते हैं ना। तो ये तीनों तो होते हैं। यूनिवर्सैलिटी का भी प्रिंसिपल होता है, ह्यूमैनिटी का भी होता है, और ऑटोनॉमी, मतलब आपको ऑटोनॉमी भी देनी है जो आपके साथ काम कर रहे हैं लोग। अगर आप उनको ऑटोनॉमी नहीं दोगे तो वो फ्री होकर काम कैसे करेंगे, है ना। यूनिवर्सैलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप जो एक्शंस फॉलो करते हो वो यूनिवर्सल होने चाहिए, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करने चाहिए यूनिवर्सली, है ना। ह्यूमैनिटी का भी होता है कि आपको ह्यूमैनिटी का ध्यान रख के चलना है एथिक्स में, तो ह्यूमैनिटी की बात हो रही है बेसिकली। तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एथिक्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ एप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस एथिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि एप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसीज क्या होती हैं, एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द पोटेंशियल कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग, और इसके अंदर हम जो
कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया आपका, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड पढ़ते हैं, ब्राइबरी या फिर डिस्क्रिमिनेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस एथिक्स के अंदर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला में बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो, इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है डेब्ट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। ऑप्शंस आर नेट वॉर्थ अपॉन में टोटल डेप्ट, या फिर टोटल डेप्ट अपॉन में नेट वॉर्थ, या फिर असेट्स अपॉन में लायबिलिटीज, या फिर करंट असेट अपॉन में करंट स्टॉक। तो अब आपको बताना है, आपने पढ़ा होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी, तो आप बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फटाफट से बताइए। तो अगर फॉर्मूले के नाम पे ही जाओगे ना, डेब्ट इक्विटी रेशियो है ये, तो यहाँ पे देखो डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकालोगे आप, डेब्ट अपॉन में इक्विटी, ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, डेब्ट अपॉन में इक्विटी करके, राइट। तो यहाँ पे जो डेब्ट है ना वो टोटल डेब्ट होता है, ठीक है, जो आपकी आउटसाइड लायबिलिटी होती है उनकी ये बात कर रहा है। तो टोटल डेब्ट किस फॉर्मूले में दिया हुआ है, ऊपर हमें बी वाले फॉर्मूले में दिया हुआ है। फिर नीचे वाला पार्ट भी देखते हैं इसका, अपॉन में दिया हुआ है नेट वर्थ, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इक्विटी। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे जो शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है ना, उसी को हम नेट वर्थ भी बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल डेप्ट अपॉन में नेट वर्थ, या फिर कहीं पे लिखा हो टोटल डेप्ट अपॉन में इक्विटी, तो ये फॉर्मूला भी आपका करेक्ट होगा, ये आंसर भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन हमें ऑप्शन में से ही चूज करना है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, टोटल डेप्ट, ठीक है। तो टोटल डेप्ट कैसे निकालोगे आप, अगर ऐसे भी दे सकते हैं ना आपको फॉर्मूला, तो आपके जो शॉर्ट टर्म डेप्ट होते हैं वो, फिर जो लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं आपके डिवेंचर्स वगैरह, या आपने लोन लिया हुआ है लॉन्ग टर्म कोई बैंक से, ठीक है, वो प्लस अदर फिक्स पेमेंट्स जो होती है ना, जैसे आपने लोन लिया हुआ तो आप उसके इंटरेस्ट पे करोगे, जो अपने डिवेंचर्स हैं उनका इंटरेस्ट पे करोगे, तो ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती है हमारा टोटल डेप्ट। और फिर नीचे हमारा क्या होता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी को ही हम नेट वर्थ भी बोल देते हैं, क्योंकि नेट वर्थ का मतलब क्या होता है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। अब आपने बैलेंस शीट में एक चीज़ देखी होगी, जो लायबिलिटी साइड होती है वो इक्वल होती है असेट साइड के, राइट। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या, जो टोटल लायबिलिटी वाला पोर्शन है आपका वो असेट के इक्वल होता है। तो अगर आप टोटल असेट्स में से माइनस कर दो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को, यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज़ की बात हो रही है ना, तो चाहे आपकी वो शॉर्ट टर्म डेप्ट है या लॉन्ग टर्म डेप्ट है, उन सबको अगर आप माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है वही तो बचेगी, क्योंकि लायबिलिटी का पार्ट क्या होता है, एक तो आपका शेयर होल्डर्स फंड होता है और एक जो आपकी आउटसाइड लायबिलिटी होती है वो होता है ना। तो अगर आप असेट्स में से इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, शेयर होल्डर्स इक्विटी बचेगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डेप्ट अपॉन में नेट वर्थ, जो हमारा ऑप्शन था। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 इज स्टॉक डिविडेंड डैश द नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स। मतलब स्टॉक डिविडेंड देने से इसका मतलब है कि अगर आप डिविडेंड को कैश में ना देकर स्टॉक में, मतलब इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में देते हो, तो उससे इक्विटी शेयर के नंबर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शंस हैं कि वो इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर वो डिक्रीज हो जाएंगे, या फिर वो न्यूट्रल रहेंगे, या फिर वो इवन हो जाएंगे। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखोगे, देखो यहाँ पे इवन का तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, इवन या ऑड यहाँ पे कोई मतलब नहीं बैठ रहा है। ये हो सकता है कि वो बढ़ जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, या फिर वो न्यूट्रल रहेंगे। तो इनमें से एक हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे देखो आपके कुछ इक्विटी शेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सपोज आपके 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो आपको इन जो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, 50,000 शेयर्स के जो होल्डर थे, उनको आपको डिविडेंड देना था। उसके लिए भी आपने सपोज 10,000 शेयर्स और इशू कर दिए कि आप शेयर्स ले लो भाई, अभी कैश में हम डिविडेंड नहीं दे सकते आपको। तो आप खुद सोचो कि आपका जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ है, 50 से 60,000 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीज हुआ है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज के। जब आप स्टॉक के फॉर्म में डिविडेंड देते हैं, मतलब इक्विटी शेयर के फॉर्म में डिविडेंड देते हैं, तो वो जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना कि नंबर तो बढ़ जाता है, लेकिन इसका शेयर होल्डर इक्विटी पर या फिर नेट एसेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप इक्विटी शेयर की फॉर्म में डिविडेंड पे करते हो ना, तो आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और आपकी जो पेड अप कैपिटल होती है ना वो बढ़ जाती है। तो आप बैलेंस हो जाते हो वहाँ पे, ठीक है। ना तो वो कम होती है जो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है, मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है, या फिर जो नेट एसेट होता है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये चीज़ ध्यान रखना, बस नंबर ऑफ शेयर्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
if the initial investment is 2 lakh and the annual cash flow is 50,000 then the payback reciprocal will be, हमसे यहाँ पे payback reciprocal पूछा गया है कब, जब आपने इनिशियली इन्वेस्टमेंट की है 2 लाख की और जो आपका कैश फ्लो है वो कितना है 50,000 है एवरी ईयर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक पेबैक पीरियड करके फॉर्मूला होता था हमारा, ठीक है, पेबैक पीरियड हम लोग निकालते थे, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो कितने ईयर में आपको वापस मिल जाएगी। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे नॉर्मली पूछूं कि यहाँ पे पेबैक पीरियड क्या होगा तो आप इजीली बता सकते हो, है ना, कि आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की है और 50,000 आपको आ रहा है, यानी कि ये जो अमाउंट है ना वो 4 सालों में रिकवर हो जाएगा। तो हमारा पेबैक पीरियड क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे पेबैक पीरियड नहीं पूछा इन्होंने क्या पूछा, पेबैक रेसिप्रोकल पूछा है। तो जो पेबैक पीरियड आया है आपका उसी का आप रेसिप्रोकल कर दो तो आपका पेबैक रेसिप्रोकल आ जाएगा। अभी देखो 4 है ना, 4 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, दैट मीन्स 0.25 और इसको परसेंटेज की फॉर्म में आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 25%, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए वाला। और एक और चीज़, इसमें थोड़ी सी फ्रेमिंग की गलती है क्वेश्चन में, क्योंकि या तो इसको 0.25 देना चाहिए था, परसेंटेज नहीं लगाना चाहिए था, या फिर इसने अगर परसेंटेज का साइन लगाया है यहाँ पे तो इसको 25% लिखना चाहिए था, ठीक है। तो क्वेश्चन बस थोड़ा सा लिखने की या टाइपिंग की मिस्टेक हुई है, बाकी ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25%, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और समझा है, इसको आप पढ़ सकते हो कि हम पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है ना उसको एनुअल कैश फ्लो से हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे ये 4 आया था हमारा पेबैक पीरियड, तो हमने क्या किया, 2 लाख को यहाँ पे 50,000 से डिवाइड करा तभी तो ये आया ना। तो ये इस तरीके से हम पेबैक पीरियड निकालते हैं। और अगर पेबैक पीरियड से 1 को डिवाइड कर दिया जाए, जैसे हमने करा 1 को डिवाइड कर दिया 4 से, ठीक है, तो हमारा पेबैक रेसिप्रोकल निकल के आ जाता है। तो देखो इसी के साथ आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ ही 2 क्वेश्चन रेडी हो गए, राइट। तो आई होप जितना भी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी कोई भी डाउट होता है अभी भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, एंड स्पेशली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।